नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं समारोह में सीएम ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सभी नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आज प्रदेश में लगभग 27,000 के लगभग युवाओं को हमारे सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है और 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया था। उसी दिन से हमने ये संकल्प लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी पद जिस विभाग में भी रिक्त हैं, उन सभी पदों को हम भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और मुझे आप सबको ये बताते हुए संतोष है कि हमने जो संकल्प लिया था वो संकल्प तेजी से आगे बढ़ा और अभी तक राज्य स्थापना के बाद जितनी कुल नियुक्तियां हुई हैं, उसमें से 2/3 नियुक्तियां इन 4 सालों में संपन्न हुई हैं और अगले 1 साल का भी पूरी तरह से हमारा कैलेंडर लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बनाया हुआ है। विभिन्न विभागों की लगातार मैंने समीक्षा की है। जहां भी पद रिक्त हैं, उन सभी पदों को नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लाया जाएगा। उनके अध्याचन जारी किए जाएंगे। विभागवार उसकी जो उपलब्धता है उसके आधार पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और सारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी, योग्यता के आधार पर होंगी। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी हम जाते हैं तो वहां के भी बहुत सारे ऐसे युवा, नौजवान, सामान्य माता पिता, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां हैं जिनको एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 परीक्षाओं में चयन होने का अवसर मिला है। पहले के समय में इनको एक परीक्षा में भी इनका चयन नहीं हो रहा था। कई वर्षों से भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते थे लेकिन चयन नहीं होता था। भाइयों बहनों, इस व्यवस्था को भी हमने बदलने का प्रयास किया है और ये प्रयास हमारा एक संकल्प लेकर सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है और हमारे नौजवानों का, युवाओं का, विद्यार्थियों का, छात्रों का, छात्राओं का, सभी का मनोबल बढ़ा है और मनोबल उनका बढ़ा है, उनके साथ साथ उनके माता पिता का भी आत्मविश्वास लौटा है। जिनके मन में ये बात आ गई थी कि भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता से संपन्न नहीं हो रही हैं, संदेह उनके अंदर आ गया था। उस संदेह को भी मिटाने का काम, उस भ्रम को हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है और मैं कह रहा हूं कि 27,000 और उसमें से भी आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने के पश्चात ये संख्या और बढ़ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है साथियों कि आप सभी अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ आने वाले समय में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है कि हर विभाग हमारा एक आदर्श विभाग बने, हमारा हर विभाग ऐसे नवाचार करे, ऐसी अच्छी योजनाएं लाएं जो अन्य राज्यों के लिए भी एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सके। बहुत सारे मामलों में आज उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। बहुत सारे मामलों में हमने लीड लिया है। बहुत सारे काम पहली बार उत्तराखंड में हुए हैं। तो मेरा आप सबसे कहना है, क्योंकि आप सब आज मुझे लगता है आपको संतोष निश्चित रूप से होगा, प्रसन्नता भी होगी और जितनी प्रसन्नता आपको हो रही होगी उससे
उससे ज्यादा प्रसन्नता आपके अभिभावकों को, माता पिता को, आपके परिवारजनों को भी आपसे कम नहीं हो रही होगी। कुछ तो ऐसे होंगे शायद उनको आपसे भी ज्यादा हो रही होगी। इसलिए हमें उन सब के सपनों को, कि वो किन परिस्थितियों से उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया है, किन परिस्थितियों का सामना किया है, कौन सी चुनौतियां एक सामान्य मानवीय के जीवन में होती हैं, अगर वो सब हमारे प्रत्येक दिन का काम शुरू करने से पहले हमारे ध्यान में रहेगा, थोड़ी देर का स्मरण हमारे को होगा, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो काम इतना शानदार होगा कि एक तो देखिए भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर है कि आप सब लोगों को चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिल रहा है। ये भगवान की बिना कृपा के हो नहीं सकता है। तो ये मानिए कि आप डॉक्टर बन गए हैं, डॉक्टर के बाद आप प्रोफेसर बन गए हैं, प्रोफेसर बनने के बाद अब डॉक्टरों की जहां से फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री के आप कारीगर हो गए हैं। अगर मैं आपको डॉक्टरों की फैक्ट्री का कारीगर कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। तो आपका ये जीवन तो सफल हो गया, आने वाले कई जीवन आपके इसी जीवन से सफल हो जाएंगे जब हम उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बना पाएंगे, और आप सबके योगदान से ही ये संभव होगा। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को बहुत मैं एक बार बधाई देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निगम देहरादून के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उसके बाद सीएम ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन भी किया है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार की कई बड़ी उपलब्धियां हैं जो उन्होंने गिनवाई हैं। साथ ही कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और मेयर सौरभ थपलियाल भी मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण भी किया गया है। आप सबको पता है पिछले वर्ष हम लोगों ने इसका लोकार्पण किया था, इसका शुभारंभ किया था। इतना ही नहीं, हम पर्यावरण संरक्षण के दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 पर्यावरण मित्रों को स्वच्छता सेनानी सम्मान के रूप में प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये भी प्रदान कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि केंद्र सरकार द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत स्वच्छता वायु सर्वेक्षण में देहरादून ने देश भर में अभी 19वां स्थान हासिल किया है। साथ ही सर्वोच्च स्वच्छ शहरों की राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में भी देहरादून ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए पहले से और आगे का स्थान प्राप्त किया है, 62वां स्थान। लेकिन अभी हमें इस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम सब लोग जागरूक होकर कदम से कदम मिलाते हुए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए, एक दूसरे को जागरूक करते हुए स्वयं भी और अपने साथ अन्य लोगों को जोड़ने का काम करेंगे तो इस रैंकिंग को और अच्छा हम बेहतर बना सकते हैं। और हमें इसको बेहतर बनाने के लिए काम करना ही होगा। आज के दिन हमको ये भी संकल्प लेना है कि देहरादून का इस प्रदूषण को समाप्त करना है, यहाँ के पर्यावरण को अच्छा बनाना है। लोग आए तो लोग कहें कि वाह, देहरादून में आया हूँ, क्या स्वर्ग में आया हूँ। इस प्रकार का एक बार ताली बजा दीजिए, बनाएंगे ना सब लोग। हमें देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जहां देहरादून में हमको आज देहरादून एक ऐसा शहर हो गया है जहां के हवाई अड्डे से पूरे देश के लिए लगभग हमारे देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा देहरादून से प्रारंभ हो गई है। आने वाले समय में हम इस हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भी काम कर रहे हैं कि जिससे देश ही नहीं दुनिया के अंदर भी हमारे देहरादून से आसानी से हम फ्लाई कर सकें, आसानी से हम यात्रा कर सकें। इसके साथ ही सड़क
हमारी एलिवेटेड रोड उसका काम लगभग पूरा हो गया है। आप सबको पता है कि पिछले दिनों उसकी ट्रायल भी हो गई है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबकी तरफ से, पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से, क्योंकि पूरे देश के लोग देहरादून आते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, मसूरी आते हैं, धनोल्टी आते हैं, आसपास के क्षेत्रों में आते हैं, तो उनको अब देहरादून से दिल्ली आने के लिए या देहरादून से दिल्ली जाने के लिए बहुत कम समय में, यानी कि 2 से 2.5 घंटे के बीच में देहरादून और दिल्ली का सफर पूरा हो जाया करेगा भाइयों बहनों। तो उस समय हमको जहां समय कम होगा, लोगों का आवागमन बढ़ेगा, ऐसे समय में हमें पार्किंग है, हमारे आवास की व्यवस्थाएं हैं, पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, हमारा परिवहन तंत्र है, वो सभी को सुदृढ़ करना होगा। उस दिशा में हमारा नगर निगम एक प्रभावी पहल करके आज के दिन से आगे का ये वाला प्लान भी हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे मेयर युवा हैं, नौजवान हैं, इनके नेतृत्व में पूरा नगर निगम के सभी हमारे पार्षदगण, पूरी टीम और हमारे बहुत अनुभवी, चाहे उमेश शर्मा काऊ जी हों, यहाँ पर हमारे चमोली जी हों या सुबोध उनियाल जी जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, इनका भी हम लोग जो है यहाँ पर बीच बीच में इनके भी सुझाव लेकर सच में जो आने वाली चुनौतियां, उन चुनौतियों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उन चुनौतियों पर कैसे उनका सामना करना है, कैसे उनका समाधान निकालना है, उस पर भी हम काम करेंगे। हालांकि बहुत सारे स्थानों पर अभी हम भूमिगत पार्किंग का निर्माण करा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है, उस पर भी काम हो रहा है। भारत सरकार से हमारी बातचीत हो चुकी है, काफी सारा उसमें भी प्रक्रिया आगे बढ़ी है। आने वाले समय में उस पर भी हमारा काम चल रहा है। कई सारे हम बाईपास बनाने पर, कई सारे जो मार्ग जिनको शहर के अंदर नहीं आना है उनको बाहर, किसी को मसूरी जाना है, किसी को पोंटा साहब जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, किसी को हरिद्वार जाना है, तो ऐसे उन सभी को, या सेला कोई जाना है, विकास नगर जाना है, तो वो मार्ग सीधे सीधे बाहर निकल जाएंगे, जिससे कि शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम से कम हो। उस योजना को लेकर भी हम काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से ये आह्वान करना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर नगर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, एकजुट होकर प्रयास करना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझकर योगदान देगा तो देहरादून को देश के सबसे उत्कृष्ट और आदर्श शहर के रूप में स्थापित करने के लिए जो हमारे विकल्प रहित संकल्प हैं, हम लोग उसमें अवश्य सफल होंगे। मैं विकल्प रहित संकल्प जब कहता हूं, वो इसलिए कहता हूं कि जो काम करना है, जो हमारा संकल्प है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, मिशन में कोई ऑप्शन नहीं है। हमको आगे बढ़ना है, इसको स्वच्छ बनाना है। मुझे लगता है कि हमारे सारे लोग मिलकर इस दिशा में प्रयास करेंगे तो ये हमारे संकल्प सिद्धि को प्राप्त होंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को देहरादून नगर निगम की स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात माफ कीजिएगा। बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती रहने वाले पीआरडी जवानों का मानदेय अब 6 महीने तक नहीं रोका जाएगा। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पीआरडी जवानों की भूमिका, जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि पीआरडी के लिए स्वयंसेवक शब्द के बजाय एक अधिक उपयुक्त शब्द तय किया जाए। मंत्री ने बताया कि पीआरडी जवानों को मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि और बीमार होने की स्थिति में मानदेय नियमित रूप से दिए जाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वहीं बैठक में मौजूद पीआरडी संगठन प्रतिनिधियों ने 365 दिन रोजगार की मांग उठाई है, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में जरूरी कार्रवाई करने के लिए कहा। 11 दिसंबर को पीआरडी जवानों की स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग विभाग के द्वारा क्या क्या तैयारियां उसमें की जा रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही हमारे पीआरडी जवानों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में भी संवाद किया गया है। कुछ समस्याएं उनकी जो अपनी रही हैं उनको लेकर उनके साथ में विशेष चर्चा की गई है, जिसमें उनके द्वारा लगातार एक विषय कहा जाना कि उन्हें स्वयंसेवक ना कहते हुए उन्हें जो है कार्मिक
शब्द से उनको संबोधित किया जाए। दूसरा, उनका 365 दिनों का रोजगार के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी भावना निकल कर आई है। अब मैंने विभाग को दोनों ही एंगलों से परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं कि हमारे पीआरडी जवान की भावनाओं के अनुरूप हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके अनुरूप खरे उतरें। हरक सिंह रावत का सिख समुदाय को लेकर दिया बयान अब उत्तराखंड की राजनीति में सुर्खियों पर है। पहले तो इस बयान को लेकर हरक सिंह को ही जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन अब बीजेपी नेताओं ने हरक सिंह के साथ साथ पूरी कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता विनोद चमोली की माने तो ये मुद्दा सिर्फ हरक सिंह रावत का नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस की सोच का है, क्योंकि हरक सिंह रावत चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। उनके बयान से असहज होकर कांग्रेस के तमाम नेता गुरुद्वारे में जाकर सेवा कर रहे हैं और माफी भी मांग रहे हैं। लिहाजा इस हरक के इस बयान से बैकफुट पर है और उन्होंने एक समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मानना मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि हरक सिंह रावत जी चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो उनका कोई भी बयान सिर्फ हरक सिंह रावत जी का बयान नहीं माना जा सकता, उसको कांग्रेस का बयान मानना ही होगा, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत इस समय चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ही बयान दिया गया। और अगर ये नहीं होता तो आप इस एंगल से भी देख सकते हैं, फिर यशपाल आर्य जी को माफी मांगने की क्या जरूरत थी सरदारों? तो फिर हरीश रावत जी क्यों करे मैं जूता पॉलिश करता हूँ? तो फिर गणेश गोयल क्यों माफी मांग रहे हैं? अगर ये कांग्रेस का विषय नहीं होता तो कांग्रेस के सारे नेता आज बैकफुट पर हैं और ये सारे के सारे माफी मांग रहे हैं। कोई जूता पॉलिश करने को तैयार है, कोई श्रमदान करने को तैयार है, कोई पब्लिकली माफी मांग रहा है, तो स्वाभाविक बात समझा जा सकता है कि सारा विषय कांग्रेस का विषय है। ये जो काम हुआ है ये कांग्रेस के द्वारा किया गया है, इसीलिए कांग्रेस के सारे नेता मैदान में उतरकर माफी चाहिए कर रहे हैं। देहरादून में विभिन्न मांगों को लेकर नरसिंह एकता मंच ने बीते सोमवार सीएम आवास कूच कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मुद्दा तब गर्मा गया जब प्रदर्शन के बीच एक महिला कांस्टेबल ने एक महिला नर्सिंग को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं तमाम विषय पर निंदा करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि इस मामले को लेकर कप्तान अजय सिंह ने उचित जांच और कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए हैं। नवीन ठाकुर ने बताया कि बीजेपी सरकार में महिलाओं के अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने भी इस विषय पर कड़ी निंदा की है। देखिए, कल पुलिस कप्तान अजय सिंह जी ने उसकी जांच के आदेश दिए हैं और जिस महिला कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारा गया वो पीएससी की सेकंड वाहिनी की महिला है और उनकी पलटन को भी जो है पत्र लिख दिया गया है और उचित कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। और उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं जो है भाजपा सरकार में कम से कम बर्दाश्त नहीं होंगी और महिलाओं का अपमान भाजपा सरकार कहीं से कहीं तक भी सहन नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कड़ी निंदा की है और भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करती है और भविष्य में भी जो है पुलिस को इस प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे। कम से कम मात्र शक्ति के साथ इस प्रकार की अभद्रता बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1975 के बाद से अब तक कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े क्षेत्र सुंदरखाल में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने और उनकी विस्थापित करने के मामले पर सुनवाई की। सरकार की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा गया है कि सरकार इनको विस्थापित कर रही है, लेकिन जितनी जगह एक साथ नहीं मिल पा रही है, इसलिए राज्य सरकार ने विस्थापितों के लिए एक प्रपोजल लेकर आई है जिसमें उन्हें 10 से 15 लाख देकर अपनी सुविधा अनुसार मकान बनाने देगी। आपको बता दें कि समाजसेवी संस्था इंडिपेंडेंट मीडिया सोसाइटी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि सुंदरखाल में 1975 से रह रहे लोगों को बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर पिछले कई सालों से ग्रामीण विस्थापन की मांग राज्य सरकार से करते आए हैं। इसी को लेकर सरकार ने साल 2014 में एक कमेटी बनाकर विस्थापन करने का निर्णय लिया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उन्हें विस्थापित नहीं किया गया है और न ही राज्य सरकार ने उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधाएं दी है। सुंदरखाल में एक बड़ी आबादी रहती है जिसको बहुत लंबे समय से विस्थापन की मांग चल रही है, तो कोर्ट में ये विषय आया था कि उनको वहाँ से विस्थापित किया जाना है क्योंकि वो क्षेत्र वन क्षेत्र में पड़ता है और वहाँ पे कई बार मानव वन्यजीव संघर्ष में कई डेथ भी हो चुकी हैं। तो जिसके बाद राज्य सरकार ने उसमें ये आदेशित किया है कि एक प्रपोजल बनाया, कमेटी बना के कहा कि इनके लिए अल्टरनेट लैंड ढूंढी जाए, लेकिन भूमि
पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, तो ये गवर्नमेंट ने अभी ये भी प्रपोजल दिया है एफिडेविट में कि प्रति परिवार कुछ धनराशि 10-15 लाख रुपए वो जो भी एसेस की जाएगी या उनके साथ वार्ता में स्वीकार होगी वो उनको अलॉट कर दी जाए, ताकि वो लोहाघाट विधानसभा के बाराकोट ब्लॉक के चुरानी ग्राम सभा में गुलदार ने शौच जा रहे जल संस्थान कर्मी देव सिंह अधिकारी पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। ग्रामीण वन विभाग से गुलदार को आदमखोर घोषित कर गोली मारने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे बाराकोट क्षेत्र में गुलदार ने दहशत मचाई हुई है। वहीं सूचना पर जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार, डीएफओ एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर, एसडीओ सुनील कुमार, रेंजर राजेश जोशी, वन दरोगा प्रकाश गिरी गोस्वामी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम को गुलदार ने उनकी पत्नी पर हमला करने की कोशिश की थी। जिले में 1 महीने के अंदर गुलदार के हमले की ये दूसरी घटना है। इस संबंध में डीएम, एसडीएम और एसडीओ वन विभाग ने बताया कि मृतक का ओखलगंज के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। देव सिंह का अंतिम संस्कार रामेश्वर घाट में किया गया है। डीएम ने बताया कि वन विभाग को गुलदार को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आज की जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज प्रातः ही सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा मुझे ऐसा अवगत किया गया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने वैसे कल रात्रि में भी वन्य और मानव जीव संघर्ष का जो ये है प्रकरण है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। सभी उसमें डीएफओ भी जुड़े हुए थे। आज ये घटना घटी है, इसके क्रम में जो सुरक्षात्मक उपाय हैं उसके संबंध में तत्काल हम लोग कार्रवाई करेंगे। जनप्रतिनिधियों से भी हमें सुझाव आए हैं और जो आपको राहत राशि है और कई और भी मांगे की गई हैं उन सभी को भी पूर्ति करने के लिए आज उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कार्य किया जाएगा। साथ ही कुछ विद्यालयों में आप लोगों की मांग थी कि उसके समय को वन्य जीवों के एक्टिविटी को देखते हुए उसको परिवर्तित किया जाए, उस पर भी जो है कार्य किया जाएगा और किस प्रकार से हम लोग सभी को सुरक्षित कर सकते हैं उस पर भी कार्य किया जाएगा। आज सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास चिरानी में देव सिंह अधिकारी जी थे, उन पर वाघ ने अटैक किया, जिनकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई है। तो अभी उनका पंचायतनामे की कार्रवाई हो गई है। पीएम हम ऑन स्पॉट करा रहे हैं और ये ऐसा संज्ञान में है कि अभी 1-2 दिन से यहाँ बाघ देखा गया है, जिसके लिए वन विभाग को ऑर्डर हुए हैं कि आप यहाँ पिंजरा लगाएंगे और साथ ही गश्त को भी बढ़ाएंगे। साथ ही गांव वाले कह रहे हैं कि रोड किनारे थोड़ी झाड़ियाँ हैं वो भी कट जाए, तो उसके लिए भी आरडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी को बोल दिया गया है कि आप रोड किनारे की झाड़ियाँ साफ करें ताकि बच्चे या किसी को भी कोई नुकसान ना हो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।